Dear students, Assalamu alaikum. I hope all of you must be fine, and so far you must have watched first and second video, and now this is third and last video for this question number 3 and 4 series. Okay, so in this video, uh, some other important questions related to life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam will be discussed, and I hope this video will be inshallah useful for you. Okay. Again, I hope कि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा. अगर नहीं किया तो कर लीजिए ताकि वीडियोस आप तक पहुंचती रहें. So let's begin. We have question from summer 18. Write about the main events of the battles of Khaybar and Tabuk. तो अब तक जो पहली दो वीडियोस थी उसमें मैंने कोई जो है वो उसका बैटल्स का कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया. तो ऑल दो बैटल्स के क्वेश्चन ईजी होते हैं, मैंने इसीलिए पहली दो उसमें वीडियोस में नहीं किया. लेकिन लेट मी गाइड यू कि आपने किस तरह से बैटल्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. रिमेंबर, इस तरह के क्वेश्चन देखें जिस तरह से इसमें आपके पास दो उनके बारे में बैटल्स के बारे में पूछा जा रहा है. एक खैबर है और उसके बाद तबूक. तो ज़ाहिर है कि जब दो बैटल्स के बारे में आपको लिखना हो तो उसमें फिर टाइम मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो कोशिश करें. पहले तो मैं यही कहूँगा कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो बेहतर है उसको अटैम्प्ट ना करें. ये क्वेश्चन आप जानते हैं कि ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, बिकॉज दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी लेंदी फॉर यू एंड इट मे टेक योर 25 to 30 मिनट्स. तो अगर तो आप इसको सिर्फ पार्ट ए को अगर 15 मिनट्स में मैनेज कर सकते हैं तो फिर आप इसको अटैम्प्ट करें. तो मैनेज करने के लिए पहले आप जहन बना लें, मेंटली स्केच बना लें, प्रैक्टिस थोड़ी सी करें इस तरह के क्वेश्चंस करने की भी कि दो क्वेश्चन दो. फॉर एग्जांपल बैटल ऑफ मूता और कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, ठीक है, बदर और ट्रेंच. तो दो बैटल्स को भी लिखना शुरू करें कि उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आ जाएं, कुछ चीज़ें मिसिंग भी नहीं हो और आप टाइम भी मैनेज कर सकें. देखें, ये बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि समटाइम क्वेश्चन आसान होते हैं और स्टूडेंट्स खुश होकर वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ नॉट इनफ कि आपको आंसर आता है. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि वेदर यू आर एबल टू फिनिश द आंसर विद इन दी एलोकेटेड टाइम और नॉट. ओके, इफ़ यू फेल टू डू दिस सो डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा टाइम तो वहाँ मिलेगा नहीं. तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर यही होगा कि आपको पछतावा होगा और आप तो यही कहेंगे कि बस मुझे आता था लेकिन मैं टाइम मैनेज नहीं कर सका. तो वो टाइम मैनेजमेंट भी हमने साथ साथ सीखनी है. ठीक है, तो इजी क्वेश्चंस को 2-3 दफ़ा देख लिया करें और फ़ौरन से उसको स्टार्ट करना शुरू ना किया करें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स आधा करने के बाद उनको एहसास होता है कि इसमें तो बहुत टाइम ले रहा है. तो लेकिन अब फिर पीछे आने का टाइम नहीं होता, क्योंकि आप 5-7 मिनट अगर आपने एक क्वेश्चन को कर लिया, फिर उसको अगर आप क्रॉस करेंगे फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी अगले क्वेश्चंस को मैनेज करना, क्योंकि यहाँ आप टाइम अपना ज़ाया कर चुके हैं. ठीक है, तो पहले से ही पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो कंपैरेटिवली लेंदी ज़्यादा होते हैं, तो वो किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टेक्निक के साथ और मेजर चीज़ें जो हैं वो उसमें शामिल करें और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएं. अगर ये बैटल एक पूछी जाती खैबर सिर्फ अलग से तो फिर आप सारी डिटेल मेंशन करते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि अलग अलग पूछी गई है दो एक साथ, तो मेजर डिटेल की तरफ जाएं और ज़्यादा बारीकियों की तरफ ना जाएं. अगर आप दोनों की मेजर चीज़ों को लिख देते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सिक्योर फुल मार्क्स. तो खैबर का बैकग्राउंड आप मेंशन करेंगे एंड देन मेजर इवेंट एंड फैक्ट्स लाइक अबाउट कामूस फोर्ट्रेस आप मेंशन करेंगे. कॉम्बैट बिटवीन हज़रत अली एंड मरहब को मेंशन कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट वाक़या था इसका. फिर उसके बाद एग्रीमेंट. ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस हाँ ये भी आप बताइएगा कि स्ट्रेंथ कितनी दोनों की, यानी फैक्ट्स में ये चीज़ें आ जाएंगी. कितने ज्यूज़ जो थे वो मारे गए, कितने मुस्लिम जो थे वो शहीद हुए, और बैकग्राउंड जो है ना वो वाज़ेह तौर पे बताइएगा. और उसके बाद ज्यूज़ और मुस्लिम्स के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट में किस तरह से पीस ट्रीटी हुई, और ये भी डिसाइड किया गया कि जो लैंड थी एग्रीकल्चर लैंड उसको 36 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और 18 पार्ट्स जो थे वो मुस्लिम्स के कंट्रोल में दे दिए गए. और ये डिसाइड हुआ कि वहाँ पर जो
जितनी भी क्रॉप होगी उस पे जो एफ़र्ट होगी वो सारी की सारी वो किसकी तरफ से होगी, वो जीव्स की तरफ से होगी। और जब फसल तैयार हो जाएगी तो फिर मुस्लिम्स और जीव्स के दरमियान में वो इक्वली डिवाइड की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, और इसका मुसलमानों को फ़ायदा भी हुआ। काफ़ी अर्से तक मुसलमानों को वो वहाँ से प्रोडक्शन मिलती रही, क्योंकि खैबर बहुत फर्टाइल लैंड थी वहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन राइट अबाउट खैबर एक्सपेडिशन। फिर उसके बाद तबूक के बारे में बैकग्राउंड ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि रोमन्स के साथ मुसलमानों के क्या इश्यूज़ थे और वो किस तरह से तबूक पे खड़े होकर उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। एंड देन मेजर इवेंट्स एंड फैक्ट्स लाइक द लिस्ट ऑफ डिफ़िकल्टीज मुस्लिम्स वर फेसिंग, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी ये अब ज़रूर मेंशन करेंगे। लॉन्ग जर्नी थी, ड्राउट था मदीने में, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इतनी शदीद गर्मी में अराउंड 700 किलोमीटर की जर्नी जो है ना उन हालात में कैमल पर या पैदल करना बहुत बड़ा चैलेंज था। लैक ऑफ रिसोर्सेज, इवन कैमल तक नहीं थे, तो पैदल जाना इतनी गर्मी में बहुत मुश्किल काम था। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दैट वाज टाइम फॉर प्लकिंग ऑफ डेट्स एंड रैपिंग ऑफ फूड। फ्रूट्स रेडी थे, जो भी मदीना में बागात थे, खजूरें तैयार थी। तो अब ड्राउट ख़त्म होने का जो है ना टाइम आने वाला था, और उनको खजूरों को, उन चीज़ों को अगर छोड़ कर जाते तो वो ख़राब होने का खदशा था। तो बिग चैलेंजेस, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ चैलेंज ये था कि अगर इन सारी चीज़ों को देखते तो इस बात के चांसेस थे कि रोमन्स अटैक करने मदीना आ जाते। तो मदीना में अगर उनका वेट किया जाता तो फिर मदीना में डिज़ास्टर्स कैफियत हो सकती थी, मदीना पूरा भी तबाह कर सकते थे रोमन्स। तो उनको मदीना आने देना ये दानिशमंदी नहीं थी। दैट्स वाई होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही डिसाइडेड कि हर सूरत में जो भी हो हालात जैसे भी हो हमने मूव करना है, और जल्दी मूव करना है इससे पहले कि रोमन्स यहाँ पर पहुँच जाएँ। ठीक, फिर आपने डोनेशन की जो अपील की उसको आप मेंशन करेंगे कि कैसे हज़रत अबू बकर ने, हज़रत उमर ने, हज़रत उस्मान ने डोनेट किया, और हिपोक्रेट्स ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है ना, उन्होंने सिर्फ बातें की, लोगों का मजाक उड़ाया। जो कर रहे थे डोनेट उनको कहा कि ये तो रियाकारी कर रहे हैं, ठीक है, दे आर शोइंग ऑफ। और जो नहीं कर पा रहे थे उनको कहा कि विद दीज फ्यू डेट्स और विद दिस फ्यू दीनार दे आर गोइंग टू कॉन्कर रोमन एम्पायर। तो इस तरह से वो मजाक उड़ाते रहे, और उन्होंने ना तो फिज़िकली पार्टिसिपेट किया और न ही फाइनेंशियली। ठीक, सो दिस इज़ हाउ यू कैन डिवेलप द आंसर। तो बहुत ज़्यादा अगर आप दोनों के बारे में लिखने जाएंगे तो फिर आपके लिए टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो वाइजली आपने इस क्वेश्चन को हैंडल करना ईजी है, लेकिन टाइम मैनेज बेहतर तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली आपको आगे पेपर करने में भी आसानी होगी अगले क्वेश्चंस में, और इसमें भी आप फुल मार्क्स अचीव कर लेंगे। ठीक, सो इम्पॉर्टेंट टिप अगेन इन दिस क्वेश्चन, फॉर दिस क्वेश्चन डेट्स सॉरी डेट्स, नंबर्स, ईयर एंड डिफरेंट नेम्स दे आर इम्पॉर्टेंट। जब भी बैटल्स के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें ईयर को, डेट को, स्ट्रेंथ दोनों आर्मीज़ की कहाँ कहाँ कितनी थी, कहीं अगर कुछ लोगों के नाम ख़ास तौर पर अगर हैं, जिस तरह से अगर हम उबई बिन काब की बात करें, वो उन्होंने इस बैटल में खैबर में अपने तबूक में पार्टिसिपेट नहीं किया था। हलाल बिन मरवा उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ऐसे जो कंपेनियंस हैं, जहाँ जहाँ कुछ नेम्स हैं जिनका ख़ास, इस तरह हमने हज़रत अली और मरहब को मेंशन किया उसमें पार्ट ए के तबूक उसमें, सॉरी खैबर में। तो इन चीज़ों को मेंशन करके आप अपने आंसर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन डिवेलप द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन वी हैव इट्स पार्ट बी, तबूक एक्सपेडिशन बिकेम अ मिशन ऑफ पीस इंस्टेड ऑफ वॉर। वॉर आप जानते हैं फिर वहाँ हुई नहीं थी, और फिर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे आसपास के ट्राइब्स को उनके साथ पीस की ट्रीटी एग्रीमेंट किया था। व्हाट कैन मुस्लिम लर्न फ्रॉम दिस? तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि वाई वॉर डिड नॉट टेक प्लेस एंड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक द एडवांटेज ऑफ इट एंड मेड पीस ट्रीटीज विद द ट्राइब्स अलोंग द बॉर्डर। तो आप वहाँ पर 20 दिन आपने क़याम किया था, एंड ड्यूरिंग दिस स्टे देन होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड टू हैव एग्रीमेंट विद ऑल दोज पीपल हु वर लिविंग अलोंग द बॉर्डर। मुस्लिम लीडर्स शुड ऑलवेज प्रेफर पीस ओवर वॉर। वॉर कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। दे शुड ट्राई टू अवॉइड वॉर एज मच एज दे कैन, पहले भी और आज भी। दे नीड टू शो यूनिटी एंड बी रेडी टू शो देयर मैक्सिमम सपोर्ट एज द कंपेनियंस फाइनेंशियली कॉन्ट्रीब्यूटेड वेल एंड देन फिजिकली पार्टिसिपेटेड इन द एक्सपीडिशन ऑफ स्ट्रेटनेस, जो मुश्किलात से भरपूर था। ठीक है, तो लेसन एक तो हमारे लिए ये लर्निंग है कि मुश्किल हालात हों फिर भी अगर ज़रूरत हो हम रिलीजन को हमारी या हमारी कंट्री को भी, तो फिर हमें उसके लिए खड़े हो जाना चाहिए। ठीक है,
और वहाँ पर फिर अपनी जो लाइफ, अपनी ज़ात की जो मुश्किलात हैं उनको पीछे छोड़ देना चाहिए। और दूसरा जो है ना, पीस को जितना हो सकता है उसको हम कंडक्ट करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। हाँ, अनअवॉइडेबल हो जाए वॉर तो फिर हमें वॉर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन आखिरी लम्हे तक पीस की तरफ जाना चाहिए। तो आप मेंशन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सऊदी अरबिया ने जिस तरह से यमन पर अटैक कर दिया या टर्की ने सीरिया पर कर दिया, तो आप ये कहेंगे कि इस तरह नहीं होना चाहिए और पीस के थ्रू इन चीज़ों को देखना चाहिए। और जो आसपास के छोटे अगर कुछ स्टेट्स हैं, छोटी स्टेट्स हैं, तो मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। यहाँ तो ये फ़ाइट थी इवन रोमन्स से, जो नॉन बिलीवर्स है। और आप ये कहेंगे कि टुडे इवन मुस्लिम कंट्रीज़ दे हैव बीन फाइटिंग विद ईच अदर, सो दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। And we need to have all the countries and states, they need to have patience and they should work for peace, and they should always prefer peace over war. और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कोशिश की हमेशा कि पीसफुल रहें। हाँ, जब हालात नागुज़ीर हो गए, अनअवॉइडेबल हो गए और दूसरी तरफ से वॉर की पूरी कोशिश की गई, देन डेफिनेटली फिर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू कैन डेवलप योर आंसर। इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पर ये है कि इन जनरल कोटेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड इन पार्ट बी आंसर, ठीक है। तो पार्ट बी के आंसर में भी कुछ बच्चे कोटेशन ले रहे होते हैं, यहाँ कोटेशन के बजाय आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग शो करनी होती है। कोटेशन बेसिकली जो आप लिखते हैं वो आपकी नॉलेज शो करती है। तो कोटेशन ज़्यादातर नॉर्मली आपको पार्ट ए में देनी होती है, और मैक्सिमम टाइम यानी अमूमी तौर पर हम अगर कहें तो इन पार्ट बी दीज कोटेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। हाउएवर इट डिपेंड्स, ठीक है। समटाइम्स कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि वहाँ पे क्वेश्चन अगर आप देते हैं तो आपका आंसर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कोटेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन पार्ट बी, सो कीप इट इन योर माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इट इज़ अबाउट the events of the final year of the Holy Prophet's life, ठीक। this is from summer 19, write about the events of the final year of Holy Prophet's life। अच्छा, अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? ज़रा आप मेरी गाइडलाइन से पहले ज़रा आप खुद सोचिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में कि जब आप फाइनल ईयर की बात करते हैं तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फाइनल ईयर तो 11th एज है। अब 11th एज में तो ऐसा कुछ खास हुआ ही नहीं। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, मुहर्रम और सफ़र में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, और रबीउल अव्वल में होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, ठीक। तो अगर आपने सिर्फ इलनेस और डेथ के बारे में लिखना है तो 10 मार्क्स क्वेश्चन तो इनफ नहीं है। 10 मार्क्स के लिए आपके पास डिटेल कंटेंट नहीं। तो इस क्वेश्चन को इस तौर पर समझना है कि फाइनल ईयर से मुराद 11th एज नहीं है, बल्कि इससे मुराद क्या है कि यू नीड टू कंसीडर 10th एज एंड सम पार्ट ऑफ 11th एज एज इज लाइफ्स फाइनल ईयर। तो यहाँ फाइनल ईयर से मुराद आपने लेनी है कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी साल, यानी आखिरी पूरे 12 महीने हैं, ठीक है। तो इससे मुराद 11th एज नहीं है। हम 11th या 10th को नहीं देखेंगे, हम होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी 12 महीने देखेंगे। तो 11th एज के तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किल से 3 महीने गुजारे, बाकी 9th जो मंथ थे वो फिर हम 10th एज से लेंगे और देखेंगे कि 10th एज के जो 9th मंथ थे वहाँ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जो लाइफ के जो आखिरी साल था उसको इस तरह से कैलकुलेट करके देखेंगे कि आपकी कौन कौन से इवेंट इस दरमियान में थे और उनको फिर हम मेंशन करेंगे। तो जब हम इस एंगल से हम देखते हैं so then what we find, then it means we need to find, we need to mention briefly the detail about deputations, ठीक है। फॉर एग्जांपल बनु हनीफ आया था, बनु नजरान का डेलीगेशन आया, बनु सकीफ़ आया, अराउंड 70 डेलीगेशन होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, ठीक है। तो ईयर ऑफ डेपुटेशन की टॉपिक में जो कुछ आपने स्टडी किया था उसको ब्रीफली यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, ठीक। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू हैव फेयरवेल पिलग्रिमेज। तो फेयरवेल पिलग्रिमेज समझ लें कि मेन बॉडी में इस क्वेश्चन के मेन आंसर में आपने फेयरवेल पिलग्रिमेज को और फिर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लास्ट सरमन को आपने मेंशन करना है, ठीक। और लास्ट सरमन में से एटलीस्ट 3 कोटेशंस आपको ज़रूर देनी चाहिए, ठीक। आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई हैं, लेकिन मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ कोटेशंस दे दूंगा, तो वो कोटेशंस आपने याद करनी है। और वो कोटेशंस अगर फेयरवेल पिलग्रिमेज का और लास्ट सरमन का क्वेश्चन आता है तब भी वो कोटेशंस आपको कोट करनी चाहिए, और अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो तब भी आप फेयरवेल पिलग्रिमेज के बाद लास्ट सरमन में जो इम्पॉर्टेंट कोटेशंस थी वो कोटेशन आप मेंशन करेंगे।
दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू इफ़ यू वांट टू सिक्योर हाई मार्क्स इन दिस क्वेश्चन, ठीक। और वो आप जानते हैं कि होली प्रॉफिट की ब्रदरहुड के हवाले से थी, इसी तरह से विमेन के हवाले से थी, फिर पिलर्स ऑफ इस्लाम के हवाले से, इंटरेस्ट के हवाले से। तो कोई सी 3 मेंशन कर दें, अगर वो प्रॉपरली मेंशन कर देंगे और उसको लिंक क्रिएट कर देंगे, सो दैट विल बी इनफ, ठीक। एंड देन यू नीड टू briefly write about the expedition to Syria which was sent by the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जैसी ये अलग बात है कि उनको जैसी इन्फॉर्मेशन मिली होली प्रॉफिट की इलनेस की, तो वो मदीना से बाहर रुक गए थे, और फिर होली प्रॉफिट की डेथ की खबर मिली तो वो वापस आ गए थे। और हम आप पढ़ चुके हैं, कहते हैं हज़रत अबू बकर ने उनको फिर वापस भेजा था जैसे आप कैलिफ बने थे। तो यू नीड टू मैंशन अबाउट द एक्सपेडिशन ऑफ हज़रत उसामा which was sent by the Holy Prophet during his last days to Syria. And then in the end you will mention brief detail of his illness and few important relevant events जो उस वक्त illness के दरमियान में हुए थे, like how he called हज़रत फ़ातिमा, किस तरह से उनको बुलाया, उनसे बातचीत की। तो पहले हज़रत फ़ातिमा जो थी वो रोने लगी और फिर बाद में हंसने लगी। तो वो जो ब्रीफली इंसिडेंट है कि कैसे होली प्रॉफिट ने उनको बताया कि उनके जाने का वक्त करीब आ गया, और आप दूसरा ये बताया कि सबसे पहले वो उनके पास आएंगी। तो इस पर हज़रत आयशा, हज़रत फ़ातिमा जो थी वो मुस्कुराने लगी। तो दिस इंसिडेंट शुड बी मैंशन। हज़रत रोल ऑफ हज़रत अबू बकर, हाउ ही वॉज आस्क्ड टू लीड द प्रेयर एंड ड्यूरिंग द इलनेस ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 प्रेयर्स वर लेड बाय हज़रत अबू बकर सिद्दीक, दिस शुड बी मैंशन। हज़रत आयशा के अपार्टमेंट में होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश का इजहार किया था और आप चले गए थे, और आखिरी पूरा टाइम आपने फिर हज़रत आयशा के अपार्टमेंट में ही आप रहे। सो दीज इवेंट्स दे शुड बी मेंशन, एंड इन द एंड फिर आप इसको होली प्रॉफिट के इस दुनिया से मिसाल फरमाने तक लेके जाएंगे कि कैसे देन फिर 12 रबीउल अव्वल की को होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द एंड ही पास्ड अवे इन द अपार्टमेंट ऑफ हज़रत आयशा, एंड इन द सेम अपार्टमेंट देन ही वाज बरीड, ठीक। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू डेवलप द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। An important tip for you again is do write at least 3 quotations from Holy Prophet's last sermon। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन में अगर आप मेंशन नहीं करेंगे लास्ट sermon में से quotations, तो आप मैक्सिमम 7 मार्क्स तक अचीव कर सकते हैं अगर आपका बाकी आंसर बेहतर डिवेलप हुआ हो, ठीक है। तो डेफिनेटली आप नहीं चाहेंगे कि आपके मार्क्स लूज़ हों, तो ये कोटेशंस याद कीजिए और ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें ज़रूर मेंशन कीजिए, ओके। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सो वी हैव क्वेश्चन, विच ऑफ द होली प्रॉफिट्स टीचिंग्स फ्रॉम हिज फाइनल सरमन डू यू थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मुस्लिम्स टुडे, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अब आप देखेंगे बेशुमार चीज़ें थी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंशन की, ठीक है। आपने स्लेव्स के हवाले से भी मामला को हाईलाइट किया, ब्रदरहुड को हाईलाइट किया, ख़वातीन के हवाले से, वाइफ्स के हवाले से, और इसी तरह से इंटरेस्ट की प्रोहिबिशन की भी आपने बात की, नमाज की भी बात की। तो इनमें से आपसे पूछा क्या जा रहा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन। तो हम पिछली वीडियो में भी ऑनेस्टी के हवाले से जो क्वेश्चन था वहाँ पे हमने कहा था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब भी बात की जाए तो किसी एक क्वालिटी के ऊपर, किसी एक एट्रीब्यूट को, किसी एक पॉइंट को लेकर फोकस करके हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए आपके लिए ये पूरा आंसर जो है ना, एक सैम्पल आंसर मैंने डेवलप किया है। तो स्टूडेंट्स अक्सर पूछते रहते हैं कि सर आप ये कहते हैं कि यू नीड टू डेवलप योर आंसर वेल, तो सर डेवलप कैसे करना है। तो दिस इज़ टिपिकल एग्जांपल ऑफ हाउ यू नीड टू डेवलप योर आंसर। और इसमें हमने एक ही पॉइंट को लिया है और एक ही पॉइंट को लेकर हमने तकरीबन 12 to 13 लाइन्स लिखी हैं। और जब ये आप अपने पास लिखेंगे नोटबुक में तो इट विल बी अराउंड 15 to 18 लाइन्स, और इतनी ही रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि देखिए पहले हमने इसको आंसर को शुरू किया है कि ऑल मुस्लिम्स आर इक्वल एंड इन द आइज ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी द राइटियस आर मोस्ट ऑनर्ड एज डिस्क्राइब्ड इन 49:13, ठीक। तो ये रेफरेंस हमने दे दिया। तो अगर देखें आपको मैंने पिछली उसमें कहा कि कोटेशन पार्ट बी में नहीं चाहिए, तो अगर आप पार्ट बी के अपने आंसर में कुछ कोटेशन देना ही चाहते हैं तो फिर उसका इस तरह से रेफरेंस दे दें। इन्वर्टेड कॉमास में जो कोटेशंस होती हैं वो पार्ट ए में देनी होती हैं। पार्ट बी में अगर कोई रेफरेंस देकर आप अपने आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, सो दिस इज़ द वे, ठीक, कि आप इस तरह से उसमें मेंशन करेंगे।
और इन्वर्टेड कॉमास में कोटेशन नहीं दें पार्ट बी में, बल्कि इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको भी यहाँ मेंशन की, इस तरह से कोटेशन दीजिए। फिर देखिए नीचे, अब आगे हम एक ही पॉइंट को कैसे डेवलप कर रहे हैं, इसको बार बार पढ़ें, बार बार देखें और फिर ख़ुद से भी कुछ इस तरह के आंसर्स को डेवलप करने की कोशिश करें। However, Muslim societies lack this important characteristic and they have been clearly divided into states, tribes, clans, sects, and now they feel proud to mention their state, sect, or tribe. And on the other hand, they consider some other Muslims inferior who live, for example, in Afghanistan, Africa, Myanmar, etc. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी आर डेवलपिंग आर वन पॉइंट। ओके, तो हमसे मतलब पूछा, ये जो जा रहा है वो ये जा रहा था कि कोई एक पॉइंट, तो हम पॉइंट कौन सा हाईलाइट कर रहे हैं कि जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाईलाइट किया कि ऑल द मुस्लिम्स, ऑल ऑफ यू आर बेसिकली फ्रॉम द प्रोजेनी ऑफ हज़रत आदम। तो you all are equal and there is no difference between Arabi and Ajami। तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मैसेज को सामने रखते हुए हम अपना ये आंसर डेवलप कर रहे हैं कि आज मुसलमान आपस में भाई भाई नहीं रहे, और हर जगह ही, इवन आप हमारे कंट्री में देख लें तो कहीं हम देखते हैं कि मुहाजिर हैं, कहीं पठान हैं, और कहीं जो है ना मतलब पंजाबी हैं, तो कहीं बलोच हैं, और इनकी आपस में रिलेशनशिप जो है ना वो ठीक नहीं है। फिर इस तरह से हमारे बेशुमार सेक्ट्स हैं, तो उन सेक्ट्स को हम बयान करके सुन्नी शिया और बेशुमार कि हम उसके ऊपर प्राउड फील करते हैं और दूसरों को हम इन्फीरियर समझते हैं। इसी तरह से मतलब जो बलूचिस्तान में रहने वाले हैं वो पंजाब के रहने वालों को जो है ना वो अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है, और जो सिंध में रहने वाले हैं वहाँ पे जो महाजिर हैं उनके आपस के मामलात अलग हैं। इसी तरह से जो सिंधी हैं उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसकी पिक्चर थोड़ी सी यहाँ पे पेश करेंगे और बताएंगे कि ये दिस शुड नॉट हैपन एंड दैट मैसेज ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुड ऑलवेज बी इन आवर माइंड एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल मुस्लिम्स दे आर इक्वल। और अगर इम्पॉर्टेंस है तो वो किस वजह से है, वो इस वजह से है कि राइचियस कौन है। तो राइचियस अगर कोई है तो उसका एहतराम होना चाहिए, उसकी ऑनर होनी चाहिए, लेकिन ट्राइब की बुनियाद पर या ज़बान की बुनियाद पर, लिसानियत की बुनियाद पर या कंट्री की बुनियाद पर किसी को एहतराम देना और किसी की इंसल्ट करना, दिस इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। Muslims need to again go through the guidelines of their beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam and avoid such race or country based superiority concept। ठीक, तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम gave highest rank of मुअज्जिन, जो उस वक्त के हिसाब से था, तो हज़रत बिलाल, and he remained मुअज्जिन during the whole lifetime of होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, who was a Negro slave। हज़रत बिलाल एक स्लेव थे, हबशी थे, लेकिन उन्हें आपने मुअज्जिन बनाया और हमेशा रखा। तो ये इस बात का सबूत है कि ऑल मुस्लिम्स आर इक्वल, और हज़रत बिलाल की जो सर्विसेज ज़्यादा थी, ये वॉज राइचियस, तो उनको सुपीरियरिटी मिली। ठीक है, सो वी मस्ट लर्न द लेसन फ्रॉम हिज कैरेक्टर एंड फॉलो हिज फुट स्टेप फॉर सक्सेस इन बोथ द वर्ड्स। ठीक, सो दिस इज़ हाउ स्टूडेंट्स यू कैन डिवेलप योर आंसर। ठीक, और आज की इस आंसर की टिप भी यही है कि जो आंसर शुड बी वेल डिवेलप्ड। ठीक है, तो इस आंसर को अच्छी तरह से देख लीजिए और अपने तमाम पार्ट बी के आंसर्स इसी पैटर्न पर डिवेलप करने की कोशिश करें। तो जब आप इस तरह से डेवलप, देखिए पॉइंट एक ही है, तो मुख्तलिफ पॉइंट्स लाकर उनको छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाना या 3-4 लाइनों के बाद किसी और पॉइंट की तरफ चले जाना, सो दिस इज़ जनरली डिस्करेज। ठीक है, कैबिनेट एग्ज़ाम्स में यही कहा जाता है कि जो फुली डिवेलप्ड आंसर होंगे उनको ही सही मानों में फुल क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी, और अब आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सही मानों में अटैम्प्ट करने की पोजीशन में आ गए होंगे। तो मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में मज़ीद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की वीडियोस भी अपलोड करेंगे, और फिर हम क्वेश्चन नंबर पेपर 2 की तरफ भी जाएंगे। बी विद मी एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल सो सब्सक्राइब इट, ताकि जैसे ही वीडियोज़ अपलोड हों तो फौरी तौर पर आपके पास आ जाएँ। थैंक यू वेरी मच।